students, welcome to your query session of unit number 16, that is chemistry in everyday life. On your demand, I am making this video so that you can better understand the things for your forthcoming exams. कल जब आपसे मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई तो आप लोगों ने कहा कि मैम जो यूनिट नंबर 16 है उसका जो डिटर्जेंट्स वाला टॉपिक है वो सारा समझ में तो आ गया लेकिन याद नहीं आता। तो मैंने सोचा चलो तुम्हें याद करवा दूँ, कुछ ऐसे टिप्स दिए दी जाए आपको ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। जो मैंने आपको वीडियो सेंड करी थी उन सभी में मैटर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ था, लेकिन याद करने का मेथड नहीं बताया जो केमिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में दो प्रॉब्लम है, एक याद करना और दूसरा याद रखना। तो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊंगी ताकि आपको वो चीज़ इसी सेशन में याद हो जाए। ओके, so let us start with our topic, that is the classification of detergents. As you have studied that we can classify the detergents in three categories and one of them is anionic detergent. What are anionic detergents? Their larger part is an anion. उनका जो बड़ा वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, एनायन होता है। दे आर यूज्ड इन टूथपेस्ट। आप देखते हैं हम जब टूथपेस्ट करते हैं तो काफ़ी झाग उठते हैं, वो झाग किसके होते हैं, डिटर्जेंट के। और वो कौन से डिटर्जेंट होते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट। एंड दीज आर द सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। केमिकली दे आर सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स. So these anionic detergents are again classified in two categories. One is sodium alkyl sulfate. याद करना मुश्किल है, हमने ये रख दिया सोडियम एल्काइल सल्फेट एंड इट्स एग्जाम्पल इज सोडियम लॉरिल सल्फेट. हमने किया क्या, एल्काइल की जगह पे क्या लगा दिया, लॉरिल. लॉरिल इज एन एल्काइल ग्रुप एंड इट इज अ कॉमन नेम. It is not an IUPAC, it is a common name. So sodium lauryl sulfate. We know the symbol of sodium, that is Na. We know the formula of sulfate, that is SO4 minus 2. तो हमें अब इसमें याद क्या करना है कि what is the formula of lauryl. कुछ नहीं करना. We know that lauryl is an alkyl group. हमें पता है R, और R जो है एल्काइल ग्रुप, ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा, लास्ट में भी आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा था कि R के लिए हम लोग क्या करते हैं, R इज इक्वल टू CnH2n+1. तो यहाँ हमने N की वैल्यू कितनी पुट कर दी है, हमने यहाँ N की वैल्यू कितनी पुट कर दी है, 12. तो जब हम N की वैल्यू 12 पुट कर देंगे तो हमारे R की वैल्यू क्या आ जाएगी, C12H25. बस हमें ये याद करना है इसके अंदर कि एक तो वर्ड क्या याद करना है, लॉरिल, और दूसरा ये याद करना है कि इसमें C के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, 12 होंगे. बस बन गया हमारा फॉर्मूला. कैसे, ROSO3Na. R is an alkyl group. We put here CH25. OSO3 क्या है, एक्चुअली ये SO4 minus 2 है, सल्फेट. उसी को हमने इस तरीके से लिखा है कि उसमें से एक ऑक्सीजन एटम ने R से ज्वाइन कर दिया है, तो ROSO3 और एक Na. So it is very simple. And then we put the value of R, that is C12H25. So we can easily learn the formula of sodium lauryl sulfate, that is C12H25OSO3Na. Now, according to definition, the anionic detergents are those in which larger part is anion. So you can easily see that this part is larger and Na plus is a smaller part. So larger part have negative charge, that's why it is an anion. And it is an example of anionic detergent. One more thing is very important that is given in NCERT exercises also. If you have done them, you can आपने देखा होगा कि वहाँ पे जनरली हमसे पूछा जाता है, कोई भी एक डिटर्जेंट का फॉर्मूला देख के हमसे पूछ लेते हैं कि भाई इसमें हाइड्रोफोबिक कौन सा ये एंड है और हाइड्रोफिलिक कौन सा है. मैंने लास्ट में भी आपको बताया था, सबसे पहले हमें फोबिक और फिलिक का मतलब समझना है कि फोबिक जो वाटर रिपेलिंग है और फिलिक जो वाटर लविंग है.
और हाइड्रो का मतलब हमको सबको पता है वाटर है। तो हाइड्रोफोबिक यानी वाटर से दूर जाने वाला, वाटर से दूर कौन सा पार्ट जाएगा? नॉन पोलर। अब लास्ट टाइम मैंने आपको एक पूरी एक लिस्ट दी थी कि नॉन पोलर कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको उनमें से एक मैंने आपको बताया था कि जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। तो ये C12H25 क्या है? एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? हमारे हाइड्रोकार्बन्स, और ये हमारा एंड क्या हो गया? हाइड्रोफोबिक। And the rest of the part after C12H25, the whole part is hydrophilic. From this oxygen to this Na, the whole part this is hydrophilic. तो हमने क्या करा? अब एनाइनिक डिटर्जेंट्स के बारे में। एनाइनिक डिटर्जेंट में हमने पहला टाइप करा सोडियम एल्काइल सल्फेट, जिसका हमने एक एग्जांपल करा सोडियम लॉरेल सल्फेट। उसका हमने फॉर्मूला करा C12H25OSO3Na। उसमें एनाइनिक पार्ट हमें बड़ा मिला, और उसका जो एल्काइल ग्रुप था वो कैसा था? हाइड्रोफोबिक। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट हमारा कैसा था? हाइड्रोफिलिक। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है सिंथेसिस, कि इस कंपाउंड का हम सिंथेसिस कैसे करें। तो सिंथेसिस करने के लिए वी हैव टेकन एन अल्कोहल, ऑब्वियसली इट इज समथिंग रिलेटेड टू लॉरेल एंड इट इज लॉरेल अल्कोहल. So it is very easy for us to write the formula of lauryl alcohol because we already know that it has 12 number of carbons. So C12H25 again, and the alcoholic group is there when it reacts with concentrated H2SO4. What is the role of concentrated H2SO4? It is dehydrating agent. ये हमेशा वाटर को क्या कर लेता है? रिमूव करता है. तो यहाँ भी वाटर क्या हो जाएगा? रिमूव. अब वो कैसे कैसे होगा वो मैंने आपको अपने बैटर में दे रखा है. मैंने आपको PDF बना के दी थी अपने नोट्स की, उसमें भी मैंने यही सब कुछ दे रखा है. हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर आपका ये क्या है? H. एक H हमने H2SO4 से लिया और एक ऑक्सीजन किसका निकल गया? O का निकल गया, और इस तरह से क्या निकल गया? वाटर. केमिस्ट्री में ये काम बड़ा इजी है कि जो रिमूव होता है उसको निकाल दो, बाकी जो बचा उसको जोड़ दो. तो हमने यहाँ पर उन सबको क्या कर दिया? ऐड कर दिया. क्या रिमेनिंग पार्ट था? C12H25O, C12H25O. अब यहाँ से H निकल गया और यहाँ क्या रह गया? SO3. तो हमने क्या लिख दिया? SO3H. और ये हमारा बन गया सल्फोन. H इसके साथ में जुड़ गया तो ये हमारा बन गया लॉरिल हाइड्रोजन सल्फेट. ये हो गया लॉरिल, ये हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया सल्फेट. अब जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? NOH के साथ में कराएंगे. तो ये H और ये OH मिलकर वाटर रिमूव हो जाएगा और H इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम एंड हेंस वी कैन गेट सोडियम लॉरिल सल्फेट. किसी को भी मैंने आपको पहले भी बताया था क्लास के अंदर कि केमिस्ट्री में जो भी आपको याद करना मुश्किल लगता है उसको आप 2, 3, 4 टाइम्स आप रिपीटेडली बोलो, उसको 2 और 3 टाइम्स लिख लो और पूरे दिन में 2 या 3 बार उसको रिवाइज कर लो. आपको बिल्कुल आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा. केमिस्ट्री में और स्पेशली इस चैप्टर में क्या प्रॉब्लम, मैंने आपको पहले भी व्हाट्सएप पे भी बताया था कि ये यूनिट हमारी 3 मार्क्स की है. कहने को ये 3 है बट ये बहुत स्कोरिंग यूनिट है क्योंकि यहाँ पर हमें सब कुछ याद करा या लिखना है. आपको एग्जाम के अंदर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने लर्न किया है तो यू कैन राइट इजीली. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि डेफिनेशंस आर सो इजी बट द एग्जाम्पल्स आर टफ. इसलिए मैं आपको यहाँ पर ही बता रही हूँ कि हमें एग्जाम्पल कैसे लर्न करने हैं. ठीक है, तो अब इसका जो सेकेंड आता है पार्ट वो आता है हमारा. अब देखो, अगर हमें फर्स्ट नेम याद हो गया तो सेकंड भी याद हो जाएगा. सेकंड नेम में हमने क्या करा? हमने यही तो लिख रखा है सोडियम सोडियम, एल्काइल एल्काइल. बस यहाँ पर हमने एल्काइल के बाद एक चीज ऐड कर दी और वो क्या ऐड कर दी? बेंजीन. और सल्फेट अब हमारा क्या बन गया? सल्फोनेट. सल्फेट से क्या बन गया? सल्फोनेट. और एल्काइल और हमने सल्फोनेट ग्रुप के बीच में क्या ऐड कर दिया? बेंजीन को. तो बताओ एनाइनिक डिटर्जेंट कितने तरह के हो गए? 2 तरह के हो गए. देयर आर 2 टाइप्स, सोडियम एल्काइल सल्फेट, सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट. नाउ हाउ कैन वी राइट इट्स फॉर्मूला? भाई बेंजीन को लगाओ ना बीच में. अब क्या करें हम इसमें? ये जो O है इस O की जगह पर हमने क्या बना दी? बेंजीन. ये O था, ये रिंग बनी हुई अंदर.
और इसके बाहर हमने हेक्सागोनल रिंग बना दी, यानी क्या बना दिया, बेंजीन बना दिया। और इस तरह से एक जनरल फॉर्मूला मिल गया इसका। बस हमने करा क्या, इस फॉर्मूले के O को किससे रिप्लेस कर दिया, बेंजीन से। बन गई बात, नाम भी याद हो गया और फॉर्मूला भी याद हो गया हमें। अब यहाँ हमने सिर्फ एक काम करना है, और वो काम क्या है, हमें R की वैल्यू पुट करनी है, अदरवाइज फॉर्मूला भी यही है। आप ध्यान से देखें तो ये हमें इतना बड़ा नाम लगता है, जैसे पहले राजा महाराजाओं के नाम नहीं होते थे बड़े बड़े, जहां पना महाराजा श्री ये वो पधार रहे हैं, इस तरह से होता था ना। इन द सेम वे ये भी नाम हमें ऐसा लगा, माय गॉड कैसे याद करेंगे इसको, सोडियम 4 1 2 डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो जाएगी वे। लेकिन हम अगर इस चीज को समझ के करेंगे ना तो हम गलती कर ही नहीं सकते, हम अपने आंसर को खुद क्रॉस चेक कर लेंगे कि हमने सही करा है या गलत किया है। कैसे, बोलो कैसे। देखो यहाँ पर बेंजीन था, बेंजीन है, SO3 था, SO3 है, Na है, Na है। बस हमने ये जो लॉरेल वाला C12H25 था वही तो लगाया हमने यहाँ पे। अब आप कहोगे कि इसका नाम इतना अलग हो गया, यहाँ लॉरेल वर्ड तो कहीं दे ही नहीं रखा, यहाँ पर तो ये इतना बड़ा नाम दे दिया 4,1,2 भाई जो लॉरेल था मैंने आपको पहले बताया था कि ये क्या है, कॉमन नेम है। और ये जो 4,1,2 है ना, ये 2 डिसाइल ये IUPAC नेम में आता है। याद करो हम क्या बोलते थे, मैथ एट प्रो ब्यूट करके जब हम C10 पे पहुंचते हैं तो हम क्या बोलते हैं, लास्ट टाइम मैंने आपको नोट्स दिए थे उसमें क्या लिखा हुआ था, C10 को हम क्या बोलते थे, डैक, 11 को अनडैक, और जब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 12 हो जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डो डैक। और जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, डो डिसाइल। जैसे मीथेन को क्या बोल दिया, मिथाइल, ऐसे ही हमने यहाँ पर डोडेक को क्या बोल दिया, डो डिसाइल। तो भाई ये वो डो डिसाइल आ गया। ये डो डिसाइल क्या बता रहा है कि जो हमारा एल्काइल ग्रुप है उसमें कितने कार्बन एटम्स है, 12 है। ठीक, अब आप कहोगे कि ये 4 और 1 क्या बना है, तो भाई इस स्ट्रक्चर को देखो, ये बेंजीन आ गई, ये आपका नाम कार्बन नंबर जो है वो क्या हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये क्या हो गया 4। 4 नंबर पर ये 2 डिसाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 4। समझ में आया। अब आप कहोगे 1 कौन है, भाई 1 क्या है कि ये 12 कार्बन की एक लंबी चेन है, और उस लंबी चेन का जो फर्स्ट कार्बन है वो बेंजीन रिंग के 4 नंबर से अटैच है। बेंजीन का कौन सा नंबर हुआ 4, और डो डिसाइल का कौन सा नंबर हुआ 1। तो उस उतनी बड़ी रिंग के दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे नहीं जुड़ा हुआ ये बेंजीन रिंग, कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, फर्स्ट नंबर पे जुड़ा हुआ है। इस फर्स्ट नंबर की डो डिसाइल चेन जो है वो बेंजीन के 4th नंबर पे ऐड है। तो अगर हमें नॉमेनक्लेचर पे थोड़ा भी हमारा बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो वी कैन गिव इजीली दिस आंसर कि 1 2 3 4 बाई 4 नंबर पे डो डिसाइल जुड़ा है और डो डिसाइल का फर्स्ट कार्बन एडेड है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 4,1 डो डिसाइल। इज दैट क्लियर। अब आप कहोगे कि सल्फेट से सल्फोनेट कैसे बन गया, भाई फार्मूला चेंज हुआ, यहाँ कितने ऑक्सीजन थे 4, तो वो क्या था सल्फेट, अब एक ऑक्सीजन कम हो गया है तो नाम भी तो बदलेगा भाई, तो इसका नाम क्या हो जाएगा सल्फोनेट। अब बोलो ये सब समझने के बाद हमने इसको 3 टाइम्स हमने इसको क्या कर लिया, बोल दिया। आराम से घर पर अपना आराम से, जैसे हम गाना नहीं गाते ऐसे अपना आराम से बोलो, चाहे कोई घर पे पागल गए हमें, अगर पढ़ने के लिए पागल है तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, इट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर अस। तो हम क्या बोलेंगे इसको, सोडियम सर 4,1 डो डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, सोडियम 4,1 डो डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट, ऐसे आप 2 और 3 टाइम्स बोलिए, आपको याद हो जाएगा। 1-2 बार लिख के देख लो इसको। तो भाई कितने एग्जाम्पल याद कर लिए हमने, 2 कर लिए, सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम 4,1 डो डिसाइल बेंजीन सल्फोनेट। आपने सोचा होगा कि लॉरेल वर्ड क्यों नहीं लिख दिया, भाई लॉरेल वर्ड लिखते हैं ना तो ये नंबर नहीं पता लगता कि वो बेंजीन के कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है या लॉरेल का कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है, वो भी तो मेंशन करना था ना हमें, इसलिए हमें IUPAC नेम देना पड़ा। कॉमन नेम का कोई रूल नहीं है। अब घर पर हमें पप्पू शामू कुछ भी बोलते रहता है,
हाँ, स्कूल में हमारा जो नाम है वो चलता है सब जगह। तो ऐसे ही ये कौन सा नेम है, IUPAC नेम है। अगेन दिस लार्जर पार्ट इज एनायन एंड दिस स्मॉलर पार्ट इज कैटायन, दैट्स व्हाई इट इज एन एनायनिक डिटर्जेंट। और अगेन बेंजीन रिंग तक we have only carbon and hydrogen, that's why it is called as hydrophobic end and the rest of the part is called as hydrophilic. Is that clear to everybody? अब साथ के साथ एक बात और बता दूं मैं आपको कि भाई ये वाला जो हमारा है डिटर्जेंट सीधी चेन है, नो ब्रांचिंग। इन द सेम वे ये भी हमारे पास कैसी है, सीधी चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन है। और इसकी भी हमारी चेन कैसी है, स्ट्रेट है ये वाली चेन भी। अब जब चेन स्ट्रेट होगी तो वो वाले डिटर्जेंट कैसे होंगे, बायोडिग्रेडेबल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब कई बार इतना इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट आर बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, और हम उसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं कर पाते। हम क्या लेते हैं, दो डिटर्जेंट्स विच कैन नॉट बी बायोडिग्रेडेड। अरे भाई उन्होंने मीनिंग ही किसका पूछा है, बायोडिग्रेड का, और हमने वही वर्ड बोल दिया। जिसका मीनिंग पूछ रहे हैं वही वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बताओ डेफिनेशन क्या बनी। तो इसलिए बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स आर दोज व्हिच कैन डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। अब आप बताओ डिकम्पोज वो किसको कर पाएंगे, एक सीधी सीधी चेन है उसको इजीली कर पाएंगे, या एक लंबी चेन है और उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई हैं और वो भारी भरकम सा स्ट्रक्चर है, उसको कर पाएंगे। ये तो बैक्टीरिया के, अगर हम अपने लिए भी सोचें तो हम भी किसकी कौन सी चीज़ हमें डिकम्पोज करनी आसान रहेगी, ऑब्वियसली स्ट्रेट चेन। तो दैट्स व्हाई दीज आर स्ट्रेट चेन डिटर्जेंट्स एंड दैट्स व्हाई दे आर बायोडिग्रेडेबल। एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको पीडीएफ में येलो पेन से आपको हाईलाइट करके दे रखा है। चलो अब इसका भी सिंथेसिस कर लें, हमने इसका करा था, इसका भी कर लेते हैं। यहाँ हमने क्या लिया है, डो डिसाइल बेंजीन। बेंजीन से कौन सा ग्रुप जोड़ दिया, डो डिसाइल से। अब याद करो लास्ट ईयर मैंने आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनाई थी, कौन कौन सी थी, नाइट्रेशन थी, सल्फोनेशन थी, और कौन सी थी, हैलोजिनेशन थी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। उसमें से एक थी हमारी कौन सी थी, सल्फोनेशन। तो ये भाई सल्फोनेशन हो रहा है, ये भी बेंजीन रिंग। जब भी किसी कंपाउंड में बेंजीन रिंग आ जाएगी ना तो उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और यहाँ कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सल्फोनेशन, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी और क्या होगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका क्या रिमूव होगा, वाटर। कैसे रिमूव होगा, इसका तो निकलेगा H, इसका H और इसका O, जैसे यहाँ निकला था। और ये क्या बन गया, SO3H, जैसे यहाँ पे क्या बना था हमारा SO3H, बिल्कुल वैसे यहाँ बन गया। अब जब देखो ये इसको, ये जो कंपाउंड हमारा बनता है, ये वाला कंपाउंड, इसमें ये H+ रिलीज करता है, यानी ये क्या है हमारा एसिड। और ये हमारा कौन है, बेस। तो बताओ एसिड और बेस के बीच में जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, सॉल्ट। तो ये सॉल्ट बन गया, H इज रिप्लेस्ड बाय सोडियम। तो भाई अगर हम चीज को समझ के और मन लगा के करेंगे ना तो वो चीज हमें पक्की याद होगी। तो ये बात सबको समझ में आ गई। अब जब इसमें बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स की बात हो रही है तो क्यों नहीं साथ के साथ हम किसकी कर ले, नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली आपने पॉलीमर्स में भी पढ़ा है, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स। इन द सेम वे यहाँ पर आपके बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। हमने सोप वर्सेस डिटर्जेंट में भी पढ़ा था कि ऑल द सोप्स आर बायोडिग्रेडेबल बट ऑल द डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। अभी मैंने आपसे कहा था कि अगर ब्रांच स्ट्रक्चर होगा तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करा, फिर एक बड़ा सा नाम, और ये बड़े बड़े नाम देख के ना ऐसा लगता है कि कुछ ना कहीं गलती होगी, भाई रट्टे मारो। नहीं 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 नहीं, रट्टे मारने हैं लेकिन लॉजिकल रट्टा मारना है। कैसे मारे भाई, रट्टा कैसे मारे, केमिस्ट्री में तो रट्टे ही रट्टे हैं। अब इसमें हम क्या करना है, अगर हम तो इसको अच्छे से समझ के करते हैं तो देखो ये ऑक्टाइल आ रहा है, यहाँ पे ये सोडियम साथ तो सब में चल रहे हैं। देखो यहाँ भी सोडियम है, यहाँ भी सोडियम है, यहाँ भी सोडियम है।
वही 4 है जो यहाँ था, वही 4 हमारा ये है, वही 1 ये है। बस यहाँ पे 1 के साथ आप देखो और नंबर्स आ रहे हैं, 1 3 5 7, कितने नंबर हो गए 4, इसलिए क्या वर्ड आ गया टेट्रा। और ये जो 4 ग्रुप्स हैं ये किसके होंगे, मिथाइल के होंगे। और वो ऑक्टाइल यानी 8 कार्बन्स की जो चेन है उसके 1 3 5 7 पोजीशन पर 4 मिथाइल ग्रुप्स जुड़े होंगे। बेंजीन सल्फेट, नॉट बेंजीन सल्फेट, इट विल बी बेंजीन सल्फोनेट। कर सकता है, इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं हमें, जैसे हमने यहाँ देखा ऐसे ही कर देते हैं। देखो पीछे का तो सब कुछ वही हाल है इसके अंदर, ये कोई बेंजीन, ये रहा सल्फोनेट, ये रहा सोडियम, ये तो सब कुछ वही चल रहा है हमारा। तो हमने ये क्या बना दी बेंजीन रिंग, यहाँ हमने क्या लिख दिया SO3Na। जैसे यहाँ पे C कितने थे 12, ऐसे, और हम क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे थे डिसाइल, दो डिसाइल सॉरी, तो ऐसे ही यहाँ पर क्या वर्ड आएगा ऑक्टाइल, ऑक्टाइल आएगा भाई। ऑक्टाइल में कितने कार्बन होंगे 8, तो हम यहाँ कितने की चेन बना दें भाई 8 की, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे लगा सकते हैं कि नहीं, नीचे भी लगा सकते हैं। चलिए अब ये हमारा हो गया फर्स्ट कार्बन, तो इस पे एक मिथाइल जुड़ गया, ये थर्ड, एक मिथाइल यहाँ ऐड हो गया, ये फिफ्थ, एक मिथाइल यहाँ ऐड हो गया, ये सेवंथ, एक मिथाइल यहाँ ऐड हो गया ना टेट्रा मिथाइल। कौन से हो गए 1 3 5 7। अब क्या करें, कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दें, तो बताइए मैं यहाँ क्या लगाऊंगी H CH2 CH CH2 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 CH3 CH2। तो अब हमने इसमें क्या क्या कर लिया, पहला टाइप करा हमने एनायनिक डिटर्जेंट जिसके 2 पार्ट्स थे, और फिर उनमें भी हमने 2 कैटेगरीज कर ली, एक जो बायोडिग्रेड हो जाए और एक बायोडिग्रेड ना हो, और कुल मिलाकर हमने कितने एग्जांपल्स कर दिए 3। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ डिटर्जेंट एंड दैट इज कैटायनिक डिटर्जेंट्स। हम कर लेते हैं इसमें कैटायनिक, डेफिनेशन आपको पता लग ही गई होगी, देयर लार्जर पार्ट इज कैटायन। इसका कहाँ यूज होता है भाई, इसका यूज होता है हेयर कंडीशनर्स में, और इसका यूज किया जाता है, यूजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में, जितने भी किसी के भी यूजेस हैं फंक्शंस हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हेयर कंडीशनर्स आ गए हमारे, प्लस दीज आर आल्सो यूज्ड एज जर्मिसाइड्स, जर्म्स को मारने का काम करते हैं। लिटिल बिट एक्सपेंसिव, थोड़े बहुत ये क्या होते हैं एक्सपेंसिव। जैसे वो हमारे एनायनिक डिटर्जेंट्स थे वो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स थे, ऐसे ही ये हमारे क्या होंगे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, नाम बड़े बड़े आते हैं, और फिर नाम आता है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल करा हमने इसका, एग्जाम्पल हमारा क्या आया, सिटाइल ट्राई
मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। नाम सारे बड़े हैं और इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाई है। कैसे याद करें? सिटाइल इज एन एल्काइल ग्रुप। ट्राई 3 मिथाइल कौन सा ग्रुप हो जाएंगे? CH3। अमोनियम ब्रोमाइड। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा? अमोनियम। कोई ऐसा आपको सॉल्ट पता है जिसमें अमोनियम हो? सबसे सिंपल सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ हम क्या कहते हैं कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस। अमोनियम, तो यहाँ पर भी तो कौन सा वर्ड आ रहा है? अमोनियम ही तो आ रहा है। और पीछे यहाँ क्लोराइड है, चलो इसको हम ब्रोमाइड कर देते हैं। तो ये वही तो बन गया अमोनियम ब्रोमाइड। ये भी अमोनियम ब्रोमाइड है, बस आगे यही तो ऐड कर रहे हैं। करना क्या है? कुछ नहीं। हमें क्या करना है कि ये जो 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं इनको हम 4 एल्काइल ग्रुप से क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे। उन 4 एल्काइल ग्रुप्स में से एक एल्काइल ग्रुप क्या होगा? सिटाइल, और 3 एल्काइल ग्रुप क्या होंगे? मिथाइल। अब सिटाइल आ गया। अब जैसे हमने लॉरिल में याद किया था कि नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होंगे? 12। इन द सेम वे सिटाइल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? 16। अगेन अप्लाई द सेम फॉर्मूला, CnH2n+1 एंड n की वैल्यू हमने कितनी पुट कर दी? 16। तो बोलो क्या बन जाएगा? C16H33। ये 4 हाइड्रोजन है, हमने 4 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया? सिटाइल से। अब बोलो यहाँ क्या लिखा है? ट्राई मिथाइल आ जाएगा, एक मिथाइल यहाँ आ जाएगा और एक मिथाइल यहाँ आ जाएगा, और इस पूरे के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा? प्लस। और दिस इज मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें जो लार्जर पार्ट है वो क्या है? कैटायन। तो ये बताओ लार्जर पार्ट है तो ये क्या हो गया? हमारा कैटायन हो गया। और इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया? कैटायनिक इंटरसेप्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है अब इसके अंदर हमारा नॉन आयनिक डिटर्जेंट। नाम से पता लग रहा है सब। एनायनिक डिटर्जेंट में लार्जर पार्ट क्या था? एनायन। कैटायनिक में लार्जर पार्ट क्या था? कैटायन। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ कोई नहीं होगा, ना कैटायन और ना एनायन। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज नॉन आयनिक डिटर्जेंट्स। अब ये जो नॉन आयनिक डिटर्जेंट है इनमें कोई आयंस नहीं होंगे, नो आयंस। नंबर 2, इसका यूज कहाँ होगा? बर्तन साफ करने में, डिश वॉशिंग में। नंबर 3, केमिकली क्या होंगे ये? तो केमिकली ये क्या होंगे? एस्टर्स होंगे। किसके होंगे? ऑफ हायर मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल। ऐसे एल्कोहल होंगे जिनका मॉलिक्यूलर मास कैसा होगा? हाई होगा, हाई मॉलिक्यूलर मास होगा। एस्टर होंगे उसके। नहीं याद रहता ये, चलो कोई बात नहीं, भी समझाऊंगी मैं आपको। पहले हम इसके क्या कर लेते हैं? एग्जाम्पल। भाई एग्जाम्पल के बिना केमिस्ट्री हाफ 70 मार्क्स की केमिस्ट्री 35 की रह जाएगी। तो एग्जाम्पल पे तो ध्यान देना है हमें डेली। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो चीज़ आप भूल जाते हो उसको दिन में 2-3 बार रिवाइज करो। नॉट स्पेशल टाइम, किसी भी टाइम कर लो।
चलते फिरते, घूमते फिरते, खाते पीते, किसी भी टाइम रिवाइज कर लो उसको। तो वो क्या है, आपको किसी की टेंशन या बर्डन नहीं रहेगी, आप खेल खेल में उसको याद कर लोगे मजे लेके। और मैंने ये भी कहा था कि नहीं याद हो तो भाई अपने किसी दोस्त का, अपने भाई का, किसी का भी नाम रख दो। तो जब आप उसका नाम लोगे तो उसकी जगह पर इनका नाम ले लो, अपने आप याद हो जाएगा नाम। जब याद हो जाए तो नाम बदल देना, कोई और नाम जो नहीं भूल जाते हो वो रख लेना। भाई याद ही तो करना है, एग्जाम में सही करके आना है ना पेपर में। चलो ये तो हो गई बात कि कैसे लर्न करना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल है पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल स्टीअरेट। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल स्टीअरेट, 3 वर्ड्स से आपके पास, और तीनों हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी हमने पॉलीमर का चैप्टर करा था तो उसमें पहला ही फर्स्ट ही पॉलीमर हमारा क्या था, पॉलीथीन था। ठीक है, आप कहोगे ग्लाइकॉल, अरे भाई ग्लाइकॉल हमने टेरिलीन में करा, टेरिफ्थिलिक एसिड और ग्लाइकॉल उसके मोनोमर्स थे। फिर हमने करा ग्लिप्टल, ग्लिप्टल के अंदर क्या था, थैलिक एसिड, और साथ में हमारा क्या था, ग्लाइकॉल। ये वही ग्लाइकॉल है। अभी हम इसको यूनिट नंबर 3 में भी पढ़ेंगे ग्लाइकॉल। तो आप कोई एक वर्ड ऐसा आता है ना, उसको याद करो कि मैंने उस वर्ड को और कौन कौन से चैप्टर्स में याद कर रखा है। उसको रिकॉल करोगे, आपका अपना रिवीजन होता जाएगा, पक्का होता जाएगा, और कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। तो एक बार कहाँ याद किया था, कहाँ याद किया, हम इस तरह से रहते हैं, जब तक आपको याद ना आ जाए कि आपने कहाँ याद किया था तब तक उसको याद करते रहो। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल स्टीअरेट, ग्लाइकॉल वो यार स्टीअरेट तो भाई जो हम बचपन से करते आ रहे हैं। सोप का फॉर्मूला क्या होता है, सोप का एक ही एग्जाम्पल याद करते थे हम 10th में, सोडियम स्टीअरेट, ये वही स्टीअरेट है। चलिए अब यदि हमें इसका फॉर्मूला करना है, फ्रेम तो बाकी फॉर्मूला याद करना, नाम याद करना, तो हम क्या करें, किसी भी चीज़ को याद करना है ना हमें, नई चीज़ को, तो उसको पुरानी चीज़ से कनेक्ट कर दो। जैसे मैंने भी कनेक्ट किया, पॉलीथीन, अरे यार सुना हुआ वर्ड है, कहाँ सुना, पॉलीमर में। ग्लाइकॉल सुना हुआ है, कहाँ सुना, पॉलीमर में। स्टीअरेट कहाँ सुना, 10 से सुनते आ रहे हैं, सोप में 11th में भी सुना था, 12th में फिर आ गए। ठीक है, तो पुराने आपने जो भी आपकी यादें हैं उनके साथ अगर आप इसको अटैच कर दोगे तो वो आपको चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब चलिए इसका फॉर्मूला करते हैं। तो हम इसका फॉर्मूला करते हैं OH CH2 CH2 O का होल N CH2 CH2 OH, ये फॉर्मूला है इसका। सॉरी, OH CH2 CH2 O CH2, पहले इसको हम सिंथेसाइज कर लेते हैं, मैं आपको फिर बताती हूँ इसका। एक तो है इसमें स्टीयरिक एसिड, मैं भी भूल गई हूँ, देखो कैसे याद करती हूँ, स्टीयरिक एसिड। और एक इसमें कौन है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। अब देखो ये आ गया हमारा एसिड और ये हमारा आ गया ऑल यानी अल्कोहल। तो जब एसिड और अल्कोहल हमने 10th में पढ़ा है, जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो बोलो क्या बन जाता है, एस्टर। स्टीयरिक में कितने कार्बन होते हैं, C70 H35 COOH, ये हमारा क्या बन गया, स्टीयरिक एसिड। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल OH CH2 CH2 ON CH2 CH2 OH। ये फॉर्मूला किसका आ गया हमारा, स्टीयरिक एसिड का। ये वाला फॉर्मूला किसका आ गया, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का। ये हमारा हो गया एसिड, ये हमारा हो गया अल्कोहल। बताओ क्या रिमूव होगा, वाटर। देख लो, अगर हमें ये चीज़ें बेसिक चीज़ें याद है और हम एग्जाम्पल का फॉर्मूला भूल गए, जैसे मैं भूल गई, ठीक है, तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई आवर लॉजिक इफ आवर बेसिक्स आर क्लियर। ठीक है, तो जब भी एस्टरिफिकेशन होता है तो अल्कोहल का क्या निकलता है, H, और एसिड का क्या निकलता है, OH। जनरली एसिड्स का क्या निकलता है, H प्लस, है ना, एसिड्स आर दोज व्हिच गिव्स H प्लस आयंस, लेकिन यहाँ पर इसका OH निकलेगा और इसका क्या निकलेगा, H निकलेगा। तो माइनस वाटर हो गया
अब बताओ क्या बन गया, C17H35CO, यहाँ तक आ गए। अब ये O आ गया, अब उसके बाद CH2 होल N, फिर ये हमने क्या लिख दिया यहाँ CH2 OH। भाई ये इथाइल, ये CH2OH, ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या था, CH2OH। तो ये रहा OH, ये रहा CH2, ये रहा CH2, ये रहा OH। बीच में जब हम पॉलीमर बनाते हैं, भाई हमने पॉलीमर के चैप्टर में पढ़ा होगा कि बीच में जब हम इथीन से पॉलीथीन बनाया था तो बीच में हम होल एंड करके नहीं बनाते थे, उसी तरह से लगा हुआ है ये। तो ये आ गया हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या चीज़ ये नहीं, आगे जो मैं आपको बताऊंगी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भाई आयन तो इसमें कोई है नहीं कि वो हमसे पूछेंगे कि कैटायनिक पार्ट कहाँ है, एनायनिक पार्ट कहाँ है, हाइड्रोफोबिक कहाँ है, हाइड्रोफिक। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि इसमें हाउ मेनी एंड व्हाट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करो भाई, फंक्शनल करो। खुद ही मैंने भी आपको फर्क है, एस्टर, भाई नाम में एस्टर आ रहा है और ये एस्टर। हमने पॉलीएस्टर्स पढ़े कि नहीं पढ़े, पॉलीमर्स में कौन होते हैं पॉलीएस्टर, जिसमें CO बॉन्ड होता है। ये ग्रुप, ये वाला, ये ग्रुप, ये क्या कहलाता है, ईथर। ये ग्रुप क्या कहलाता है, एल्कोहल। जब पेपर टफ बनाने होते हैं ना तो वो हमसे ये नहीं पूछते कि नॉन आयनिक डिटर्जेंट डिफाइन करो, उसके एग्जांपल दो, ऐसा कुछ नहीं। वो आपको क्या दे देंगे, सीधा फॉर्मूला दे देंगे, आइडेंटिफाई दिस डिटर्जेंट। तो आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज देयर हियर, तो आप कितने बताओगे, 3। व्हाट टाइप ऑफ 3 टाइप, कौन कौन से भी, तो हमने बता दिया। ये है बेसिक चीजें। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉन आयनिक डिटर्जेंट। सो मैंने आपको क्या बताया आज, जब हम अपना सारा पढ़ लें, जब हम पूरा टॉपिक गो थ्रू हो जाए, उसके बाद हमें ये नहीं किताब बंद और चलो गए, नहीं। इसके बाद असली काम है कि हम लोग पढ़ते जा रहे पढ़ते हम यही भूल गए हमने शुरू कहाँ किया था, बीच में क्या किया। मैंने आपको पहले भी एक दिन बताया था कि जिस तरह से GPS पर हमें पता लगता है कि हम यहाँ से चले, यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। अब हमें ये देखना है कि हमने कितनी दूरी तय करी, भाई कहाँ से चले थे हम। तो बताओ आज हम कहाँ से चले। क्लासिफिकेशन ऑफ डिटर्जेंट, सबसे पहले कौन सा था, एनायनिक। एनायनिक के बाद ये 2 टाइप थे, जिसमें पहला टाइप कौन सा था, बोलो पहला टाइप कौन सा था, पहला टाइप कौन सा था, सबसे पहले एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट्स थे इसके अंदर आपके, ठीक है। एक आपका था सोडियम एल्काइल सल्फेट, एक था आपका सोडियम एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट। फिर उसके बाद हमने बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल करे, उसके बाद हमने कैटायनिक करे, कैटायनिक के बाद हमने कौन से करे, नॉन आयनिक, और बीच में 2 वर्ड और करे, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। फिर हमने इनके सिंथेसिस देख लिए, रिकॉल कर लिए सबके। फिर हमने सबके क्या रिकॉल कर लिए, यूजेस, कौन किस में यूज में आता है, केमिकली कौन क्या है, कंपैरेटिव याद करो, एनायनिक वर्सेस कैटायनिक वर्सेस नॉन आयनिक। सबसे पहले हमने कहा भी they have anionic part is large, cationic part is large, no ions। अगला हमने जैसे इसके अंदर कर लिया कि भाई ये these are the जो हमने फर्स्ट वाला करा था उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि these are the, क्या पढ़ा था हमने, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स। सेकंड के अंदर हमने क्या पढ़ा, सॉल्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम, सॉल्ट ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम। और थर्ड के अंदर हमने क्या पढ़ा, these are the esters of the higher molecular mass of alcohols। हो गया। इसके यूजेस, इसके यूजेस, इसके यूजेस, इसका सिंथेसिस, उसका सिंथेसिस, उसका सिंथेसिस, उसका स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर, उसका स्ट्रक्चर, उसके एग्जांपल, उसके भाई कंपैरेटिव करोगे पक्का याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब एक बात, चलो डिटर्जेंट चली रही है, तो छोटी मोटी बात है वो और बता देती हूँ मैं आपको कि डिटर्जेंट्स में कई बार बोर्ड में पूछते हैं, NCERT एग्जाम्पलर वगैरह में क्वेश्चन किए हुए हैं, या अच्छे से देखना भाई, उसमें आपको देगा सोपलेस सोप किसे कहते हैं, सोपलेस सोप ना, सोपलेस फिर भी सोप। सोपलेस सोप डिटर्जेंट्स को हम क्यों कहते हैं, बिकॉज देयर फंक्शन इज सेम, बोथ हैंड क्लींजिंग एक्शन, दोनों चीज़ों को साफ करते हैं, बट केमिकली बोथ आर डिफरेंट। अगर हम कहें डिटर्जेंट, क्या हमारे घर में जो सोप और डिटर्जेंट हम अलग अलग चीज़ नहीं मानते, एक ही मानते हैं, उनको अलग मानते हैं ना।
इसलिए नहीं कि वो दिखते अलग हैं, इसलिए कि वो केमिकली क्या है, अलग है। सोप्स कौन थे, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। अब यहाँ तो हमने 3 तरह के पढ़ लिए, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड्स भी पढ़ लिए, फिर हमने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स भी पढ़ लिए, उसके बाद हमने एस्टर्स ऑफ हायर अल्कोहल्स भी पढ़ लिए। तो दे आर कॉल्ड एज सरप्लस सोप। एंड इन लास्ट the most important and the most easy part is advantages of detergent over soap and advantages of soap over detergent। और मैंने आपको स्पेशली हाईलाइट करके पीडीएफ में दे रखा था ये वाला कि भाई सोप की जो डिसएडवांटेजेस है ना वो डिटर्जेंट की क्या है एडवांटेजेस, और जो डिटर्जेंट की डिसएडवांटेजेस है वो सोप की क्या है एडवांटेज। मतलब एक को याद कर लो दूसरा अपने आप याद हो गया। सोप हार्ड वाटर में वर्क नहीं करते, डिटर्जेंट करते हैं। सोप एसिडिक वाटर में काम नहीं करते, डिटर्जेंट करते हैं। सोप जो होते हैं एल्कलाइन मीडियम में काम नहीं कर सकते, वो करते हैं। सोप जो है बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बट द डिटर्जेंट्स, ऑल द डिटर्जेंट्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल। एंड वन मोर कि क्लींजिंग एक्शन इज मोर इफेक्टिव इन केस ऑफ डिटर्जेंट एंड लेस इफेक्टिव इन केस ऑफ सोप। मतलब कि हमें सोप्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्लींजिंग एक्शन के लिए, जबकि डिटर्जेंट हमें क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा। थोड़े डिटर्जेंट में ज़्यादा सफाई होगी और सोप्स में ज़्यादा, सोप में कम सफाई होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस योर क्वेरी। आपने मुझसे कहा था कल आप लोगों ने, मैंने आपसे पूछा भाई कोई क्वेरी हो तो बताओ, मैं अपनी वीडियो बनाकर आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो कल आपने कहा था मैम डिटर्जेंट समझा दो, तो मैंने आपको डिटर्जेंट समझा दिए। कुछ एक बच्चों ने मुझसे इसके बारे में बात करी थी, ड्रग्स। यस, अराप्रिका ने कहा था मुझे मैम ड्रग्स की एग्जाम्पल याद करा दो। भाई अभी मैं आपको छोटे मोटे करा देती हूँ एग्जाम्पल्स याद, अदरवाइज मैंने आपको एक तरीका बता रखा है, वही तरीका अडॉप्ट करो भाई कि अपनी 2 ड्रग्स जो है 5 ड्रग्स। अब तो एग्जाम नजदीक आ गए बिल्कुल ही, हमारे 12 को हमारा केमिस्ट्री का पेपर है। तो अब हमें क्या करना है कि डेली के 5 to 10 एग्जाम्पल्स करने हैं, एक साथ नहीं, 3 सिटिंग के अंदर करने हैं। जैसे मैंने आपको स्पेशली व्हाट्सएप पे लिख के दिया था, कैसे लिख के, जैसे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन नहीं लिख के देता, ऐसे लिख के दिया था कि भी 2 मेडिसिन आप सोने से पहले और 2 मेडिसिन जो है आप उठते ही मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, 2 मेडिसिन आफ्टर ब्रेकफास्ट, 2 मेडिसिन आफ्टर लंच, 2 मेडिसिन आफ्टर डिनर, 3 पे, और 1 सुबह उठते ही कर ली। कितनी हो गई, 8 हो गई है। डेली 8 ड्रग्स याद कर लो, पक्का याद हो जाएगा। छोटी मोटी बातें थी जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था ड्रग्स के बारे में, तो मैं कुछ एक एग्जांपल डिस्कस कर देती हूँ। वैसे मैंने आपको सारा चैट्स में बता रखा है, टाइप कर करके मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। एक तो हमने एंटासिड्स करे थे, और एंटासिड्स में मैंने आपको क्लास में, ये तो हमारे लॉकडाउन से पहले जब हम वहाँ फार्मेसी कॉलेज में पढ़ते थे तभी बता दिया था मैंने आपको कि भाई इसके 4 एग्जाम्पल है। कौन से एंटासिड्स के, परमानेंट के, है ना। तो परमानेंट एंटासिड्स के 4 एग्जाम्पल मैंने क्या कहा था, 2 गर्ल्स के नाम याद कर लो और 2 बॉयज के, एक सीमी थी और एक रानी थी, और 2 भाई थे, एक कौन था भाई, लेंजो, और एक कौन था, ओमी। तो ये 2 लड़कियों के नाम हो गए, दो सिस्टर्स हो गई, और 2 क्या हो गए, ब्रदर्स हो गए। तो ऑब्वियसली सरनेम तो दोनों के सेम होंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, सीमी टीडीन। यहाँ लिख देती हूँ मैं आपको, सीमी टीडीन। अब टीडीन कौन हो गया भाई, सरनेम हो गया। ये आपका क्या आ जाएगा, रानी टीडीन। ये आपका क्या आ जाएगा, लेंजो प्रेजोल। और अगला आपका क्या आ जाएगा, ओमीप्रेजोल। सीमी टीडीन, रानी टीडीन, लेंजो प्रेजोल, ओमी। हमने क्या याद किया इसमें, सीमी और रानी, और दूसरा लेंजो और ओमी, और आगे उनके सरनेम याद कर लिए, होगा चारों याद उनको। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको एनालिसिस में व्हाट्सएप चैट पे लिख के दिया था कि भाई बहुत ही इम्पोर्टेंट है 4A। क्या मतलब बताया था मैंने, A फॉर एस्पिरिन, A फॉर क्या आ जाएगा, एनाल्जेसिक, फिर A फॉर क्या आ जाएगा, एंटीपायरेटिक, और फिर A फॉर क्या आ जाएगा हमारा लास्ट में, एंटी ब्लड क्लॉटिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट।
वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एस्पिरिन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी ब्लड क्लॉटिंग। एस्पिरिन जो होती है वो पेन किलर होती है, एनाल्जेसिक का मतलब, एंटीपायरेटिक का मतलब वो फीवर कम करती है, इट लोअर्स द टेम्परेचर, एंड एंटी ब्लड क्लॉटिंग इट प्रिवेंट्स द हार्ट अटैक। जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करता है उसको ये थिक होने से बचाता है, उसको थिन करता है, पतला रखता है ताकि उसका फ्लो बराबर बना रहे। ये बताया मैंने आपको। अच्छा, कुछ मैंने आपको इसमें एंटीबायोटिक्स के बारे में बताया था। एंटीबायोटिक्स मैंने आपको चैट पे लिख के दिया था, भाई इस पर से याद कर लो। एंटीबायोटिक्स मैंने कितने टाइप्स की बताई थी, एक मैंने आपको बताई थी इसमें आपको बैक्टीरियोसिडिक, बैक्टीरियोसीडल, ठीक है, और एक इसके अंदर था आपका बैक्टीरियोस्टैटिक, और एक इसमें आपका था ब्रॉड स्पेक्ट्रम, और एक इसमें था हमारा नैरो स्पेक्ट्रम। क्या कहा था मैंने याद करने के लिए भाई, कि बैक्टीरियोसीडल में था पॉस, याद कर लो पॉस, ठीक है, पॉस याद कर लो, सॉप याद कर लो, ठीक है। और जो बैक्टीरियोस्टैटिक है उसमें मैंने आपको क्या बताया था, बैक्टीरियोस्टैटिक में मैंने आपको क्या बताया था याद करने के लिए, ETC एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको एब्रिवेटेड फॉर्म्स बताई हैं, ये एक्चुअली 6 1 2 3 4 5 6 किसके नाम है, मेडिसिन के नाम है। S फॉर क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। भाई ये माइसिन वर्ड जहाँ आ जाए ना, समझ जाओ एंटीबायोटिक है। आपको डॉक्टर मेडिसिन लिख के देता है, जिसके पीछे आपको माइसिन लिख के देना, समझ जाओ ये एंटीबायोटिक है। दूसरा आपका आता है O का मतलब होता है ऑफ्लोजेसिन, बहुत कॉमन है ये सारी की सारी, और आपने कई बार खा भी रखी होंगी। P फॉर तो हो गई, सभी जानते हैं, पेनिसिलिन, ठीक है। फिर E का मतलब क्या हो गया, मैंने बहुत खाई है ये दवाइयाँ, इराइथ्रोमाइसिन, चीट कोड बोलते हैं इनको, चीट कोड्स, छोटे छोटे चीट कोड, जो चीज़ याद नहीं होती ना उसके छोटे छोटे चीट कोड्स बना लो। चीट कोड्स का मतलब ऐसे मतलब हमने अपनी मस्ती में जैसे हम बना लेते हैं ना वो। तो इराइथ्रोमाइसिन हो गया, T फॉर क्या आ जाएगा आपका, टेट्रासाइक्लिन, और C इज वेरी इंपॉर्टेंट भाई, दिस C इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इसके स्पेलिंग गलत लिख दिए थे, ध्यान हो चेक में, तो मैंने कहा था इसको ठीक कर लो। फ्लोर एम्फिनी और, ठीक है। तो अब ये जो क्लोरएम्फिनिकॉल थी ना, ये किसका एग्जांपल है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का। और जो ये हमने अभी पेनिसिलिन करी वो किसका एग्जांपल है, नैरो स्पेक्ट्रम का। इन्हीं में से निकाल लिया एग्जांपल, हमने 6 याद करी, इसी में से एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम का एग्जांपल हो गया और एक किसका एग्जांपल हो गया, नैरो। बैक्टीरियोसीडल वो एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को किल करें, ये वो हैं जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट करें, रोके उसको। ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो हैं जो बहुत सारी डिजीज को क्योर करने के काम आती हैं, वो एंटीबायोटिक जो पर्टिकुलर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को किल करने के काम में आती हैं। ये उनकी डेफिनेशन है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इसके अंदर आपके, और वो है तो डिटॉल, 3 वर्ड है लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है 3-4 है, एंटीसेप्टिक वर्सेस डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स, अगर मैं ये कहूँ कि तीनों में एक ही सिमिलर, तीनों में एक ही चीज कॉमन है, बताओ क्या, तीनों बैक्टीरिया पे अटैक करती है, चाहे तो उसको मार दे चाहे उसकी ग्रोथ को रोक दे, काम तीनों का एक है, लेकिन तीनों अलग अलग जगह बैक्टीरिया को किल करती हैं। अब जैसे एंटीसेप्टिक जो है वो है जो हम अपने हाथ पे लगाते हैं, चोट लग जाती है तो हम बेटाडाइन लगा देते हैं, या फ्लोरेसिन लगा देते हैं, या बोरोलिन लगा देते हैं, या नियोस्पोरिन लगा लेते हैं। ये सब डिटॉल, ये सब क्या है, हमारे एंटीसेप्टिक है जिनको हम खा नहीं सकते,
ये जो आँख में डालने की दवाइयाँ हैं, कान में डालने की दवाइयाँ, जिनके ऊपर स्पेशली लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, वो बैक्टीरिया को किल करती हैं आउटसाइड द बॉडी, अंदर नहीं, खाना नहीं, उनको हमें सिर्फ क्या करना है, अप्लाई करना है अपनी बॉडी। और एंटीबायोटिक्स जो है ये वो होती हैं जो बॉडी के अंदर जाती हैं, जिनको हम खाते हैं, और अंदर जाने के बाद वो एक एक बैक्टीरिया को ढूंढ ढूंढ के मारती है, चुन चुन के मारती है। चाहे वो बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल हो, चाहे वो बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल है। इनको नहीं पता कौन हार्मफुल है और कौन बेनिफिशियल है, जो रास्ते में आया सब साफ, ठीक है। और जो डिसइंफेक्टेंट होती हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स पे, जैसे हमने पोचे में फिनाइल डाल दी, जैसे हमने ओडोनिल रख ली अपनी, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी क्या है, लाइसॉल वगैरह, ये सब हमारी क्या है, डिसइंफेक्टेंट्स। अब क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि फिनॉल ये एक ऐसी चीज है जो एंटीसेप्टिक भी है और डिसइंफेक्टेंट भी है, दोनों की कंसंट्रेशन में फर्क है। अगर इसकी कंसंट्रेशन कैसी है, लो, तो ये एंटीसेप्टिक है, और अगर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, हाई, तो ये क्या है, डिसइंफेक्टेंट। यहाँ आएगा 0.2% और यहाँ आएगा 1%। वेरी इंपॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार एग्जाम में पूछा है। एक डिटॉल का कंस्टिट्यूशन पूछते हैं, तो दो चीजों से मिलकर बताए। एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी क्वेश्चन तुम्हें पसंद आए या ना आए, अच्छे लगे, बुरे लगे, आपको इजी लगे, टफ लगे, भाई करने तो पड़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में और ज़्यादा नहीं तो 33% पास होने वाले तो आपका एनसीईआरटी से आएगा, कभी कभी 100% आता है, तो भाई ये तो करने ही है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको पूरा दिन अवेलेबल हूँ, आप जब मर्जी मुझे कॉल करो, जब मर्जी मुझे व्हाट्सएप करो, जब मर्जी डिस्टर्ब करो आप, लेकिन हमारा काम होना चाहिए, चाहे वो हमारा कैसे भी हो, हमें अपने काम से मतलब है, बी सेल्फिश। हमारी वो मत देखो कि हमें अब इनकन्वीनियंस हो रही है, क्या हो रहा है, अपना देखो भाई, ठीक है। तो डिटॉल आपका क्या होगा, यहाँ पर क्लोरोजाइलिनॉल और अल्फा टर्पिनॉल, ये दो केमिकल्स मिलकर क्या बनाएंगे, डिटॉल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। एक वर्ड आया था इसमें आपका टिंचर ऑफ आयोडीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। टू to 3% आयोडीन इन वाटर एंड एल्कोहल, C2H5OH। पहले ज़्यादा काम में लेते थे, आप देखते थे पहले फोड़े फुंसियाँ निकल जाते थे, तो एक बैगनी से कलर की वॉयलेट कलर का कुछ लिक्विड सा लगा देते थे, वो टिंचर ऑफ आयोडीन था। आजकल जिसका यूज़ कम हो रहा है। और फिर उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वर्ड आता है बाईथायोडाइन, ये भी एक एंटीसेप्टिक है, जिसको सोप्स में डाला जाता है, मेडिकेटेड सोप्स जिनको बोलते हैं, इसका यूज़ होता है। खत्म करें आज की क्लास, ठीक है। हाँ भाई, यो किसने मेरे से पूछा था, तिरांजलि ने पूछा था मेरे से कि मैम पॉलीमर्स करा दो, फिर से करा दो। भैया पूरा कराना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। मुझे कुछ टॉपिक्स दो, व्हाट्सएप करना जो कराने हैं, और कहो तो मैं उसको समराइज कर दूंगी ओवरऑल उस चैप्टर में क्या क्या है और कैसे कैसे होता है, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दे करके मैं आपको कल या परसों में आपको वीडियोस की सेंड कर सकती हूँ, ठीक है। टेक केयर, be healthy and do study. Bye.